हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीना पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल एनालाइज करेंगे संपूर्ण तथ्यों का कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या कैसे कैसे हुआ, और साथ साथ जानेंगे दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के होने का क्या कारण था। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं करवाऊंगा इसी वीडियो के सीरीज़ के अंदर में, जिसके अंदर में हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम निकला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करें। जो भी हमारे वीडियोस रिलेटेड अपडेट होंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी अपडेट होगा, आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और आप हमसे जुड़े रहोगे। अगर आपको हमारे व्हाट्सअप का लिंक चाहिए, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जिससे आप हमारे व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हो। और दोस्तों, किसी भी वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम के दी इनअप ग्रुप से जुड़े। ठीक है, दी इनअप के नाम से हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे आपको हर वीडियो की पीडीएफ आप अवेलेबल है, आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा टॉपिक ही का नाम है प्रथम विश्व युद्ध। विश्व मतलब पूरे विश्व के अंदर युद्ध होना। ठीक है, इस युद्ध के अंदर में टोटल 37 देश शामिल थे। ठीक है, प्रमुख रूप से 37 देश शामिल थे जो लीड कर रहे थे आगे से, सामने जिनका फेस था। ठीक है, 37 देश शामिल थे, जिसके कारण से पूरे विश्व के लिए माना गया युद्ध। ठीक है, इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। ठीक है, ये 37 देश वो थे जो सामने थे, पीछे में जो सपोर्ट दे रहे थे, पीछे सपोर्ट दे रहे थे, वो बहुत सारे थे, अनगिनत थे। ठीक है, इसके कारण से विश्व स्तर पर लड़ा गया, सभी देश शामिल थे, ऑलमोस्ट विश्व के सभी देश, इसके कारण से ये विश्व युद्ध के नाम से जाना गया। प्रथम विश्व युद्ध का नाम पहले विश्व प्रथम नहीं था, प्रथम विश्व युद्ध का नाम पहले प्रथम विश्व युद्ध नहीं था, क्योंकि उस समय इसको किसी को ये नहीं पता था कि आने वाले समय में एक और युद्ध हो सकता है, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर, ठीक है, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहा गया। ठीक है, महायुद्ध, ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर, ये सब ऐसे से अलग अलग नामों से जाना गया इसे। रीज़न ये था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसके अलावा कभी कोई दूसरा युद्ध हो ही नहीं सकता। जितना इसकी भयानक मंजर है, जितना प्रलयकारी ये युद्ध है, दोबारा कभी युद्ध हो ही नहीं सकता इतना भयानक। ठीक है, इसके कारण से इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया। ग्रेट वॉर भी कहा जाता है इसे, ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है इसे। इवन लोगों ने ये कहा कि इसके दोबारा इस तरह का कभी युद्ध नहीं हो सकता, तो द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहा गया कि ये सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध है, दोबारा कभी युद्ध होगा ही नहीं, सारे युद्धों को खुद ही खा जाएगा ये। इस तरह से लोगों का मानना था, लोगों का मत था। ये युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक लड़ी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। इस युद्ध की अगर हम बात करें तो टोटल 4 सालों तक चली, और 4 सालों में 37 देशों ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अलग अलग समय पे अलग अलग देश के इसमें रोल आता है, अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये युद्ध हो जाता है। और अगर आप किसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, संपूर्ण विश्व को 2 खेमों में बांटता है। ठीक है, जो पूरा विश्व था, ऑल वर्ल्ड को, ये क्या करता है, 2 पार्टों में बांट देता है। 2 पार्ट किस तरह से, एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इसको हम एक तरह अलाइंड पावर कहते हैं और सेंट्रल पावर कहते हैं। ठीक है, अब देखो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, ये बहुत जरूरी है। मित्र राष्ट्र के अंदर में मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था, जो लीड कर रहा था, ठीक है, जर्मनी था, जिसके अंदर में शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देश। ठीक है, जो सॉरी दोस्तों, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, क्षमा करना, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, जिसके अंदर में शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देश। मित्र राष्ट्र का मतलब मित्र राष्ट्र जो थे, इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, फ्रांस आदि से शामिल थे। ठीक है, इनसे मिलकर पूरा मित्र राष्ट्र बनता था, चाहे वो इंग्लैंड हो, जापान हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो। शुरुआत में जो ये युद्ध था मित्र राष्ट्र की तरफ से, सिर्फ फ्रांस और रूस के द्वारा लड़ा जा रहा था। ठीक है, इंग्लैंड बाद में आता है, जापान बाद में आता है, सबसे लास्ट में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सबसे बाद में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, और वो इस युद्ध के खत्म होते होते तक वो विश्व के अंदर में सबसे बड़ा महाशक्ति के तौर पे उभर कर सामने आ जाता है सबके सामने। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण क्या थे, कौन कौन से कारण जिम्मेदार बने जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर में कारण की अगर बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में प्रतिद्वंद्विता, ये सबसे बड़ा कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध होने का। कारण किस प्रकार से दोस्तों, कहा जाता है कि 1870 से 71 के बीच में फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक तरह से प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। किस प्रकार की, कि जो भी व्यक्ति, जो भी शासक फ्रांस का या जर्मनी का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था, जापान मतलब 2 शहर थे, अलासिस और लॉरेंस।
ठीक है। ये दो मतलब वहाँ के टापू जैसे मान के चलो जहाँ पे खनिज संपदा बहुत अपार थी, ठीक है, जापान के और मतलब जर्मनी और जापान के, जैसे मान लो ये जर्मनी है ये जापान है, ऐसे वो सॉरी जर्मनी और फ्रांस है, तो इनके पास में ही ये दो टापू थे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अलासेस और लॉरेंस के नाम से, ठीक है, अलासेस और लॉरेंस, इसको लेकर ये दोनों युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। जो भी शासक ज़्यादा शक्तिशाली होता था इनके ऊपर कब्जा कर लेता था, क्योंकि इसके अंदर में प्राकृतिक संपदा अपार थी, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संपदा थी, बहुत ज़्यादा रिसोर्स थे इस कारण से, ठीक है। तो ये जो था बार बार प्रतिबंधता, आपस में लड़ना झगड़ना, ये सबसे बड़ा कारण बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, ठीक है। यूरोप को दो विरोधी गुटों में बढ़ जाना, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बढ़ जाना है। यूरोप पूरे दो टुकड़ों में बट गया, दो टुकड़ों में बट गया, तो एक तरफ जो भी थे वो दूसरी तरफ वाले को दुश्मनी समझ रहे थे आपस में, ठीक है, आपस में लड़ने के लिए वो तैयार थे। तो इसके कारण से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। और ये दो टुकड़ों में बटा कैसे, तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से संधि की, ठीक है, ऑस्ट्रिया इटली से संधि कर ली बिस्मार्क ने, ठीक है, जर्मनी का शासक जो था बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रिया और इटली से संधि कर ली, ठीक है। दूसरी तरफ उसने पीछे पीछे रूस से भी संधि कर ली, ठीक है, जर्मनी ने रूस से भी संधि कर ली। उसके बाद क्या होता है, और रूस ने फ्रांस के साथ संधि कर ली। तो इस तरह से जो संधि थी ना, वो संधि के कारण से क्या होता है, पूरा रूस, पूरा यूरोप क्या होता है, दो गुटों में बढ़ जाता है, ठीक है। सैन्यवाद का विस्तार होना, सैन्यवाद का विस्तार होना मतलब क्या दोस्तों, जर्मनी ने अपने यहाँ पे केवल मतलब कुछ समय के अंदर में ही 9 लाख से ज़्यादा सैनिकों को उसने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। 9 लाख से ज़्यादा सैनिक जर्मनी के पास इकट्ठा हो चुके थे, ठीक है। रूस भी करीब 5 लाख से ज़्यादा सैनिक बढ़ा रहा था और सैनिक बढ़ाते जा रहे थे। अब मान लो जर्मनी अपने यहाँ के सैनिक बढ़ा रहा है, तो फ्रांस को डर लगेगा कि यार कहीं मेरे ऊपर हमला ना कर दे इतने ज़्यादा सैनिक लेकर, ठीक है। तो फ्रांस ने बढ़ाना शुरू किया। अब देखा फ्रांस बढ़ा रहा है तो रूस को लगा कि यार कहीं जर्मनी इतना सैनिक बढ़ा रहा है, कहीं मेरे ऊपर हमला ना कर दे, तो वो भी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो सैन्यवाद था, जो डर था लोगों के अंदर में कि कहीं हमला ना कर दे, तो इसके कारण से जो सैन्य का बढ़ावा होना, ये भी युद्ध का कारण बनता है। एक एग्जाम्पल इसके लिए हम लेके चल सकते हैं दोस्तों कि जैसे आपके पास अगर घर में हथियार है, ठीक है, अगर आपके पास घर में हथियार है तो नॉर्मल अगर कभी भी युद्ध लड़ाई जैसे आपकी गली मोहल्ले में लड़ाई हो, तो आप जो उसमें क्या करोगे, उसको निकाल के लेके चल दोगे, ठीक है। आपके घर में अगर लक्कड़ लाठी भी रखी हुई है तो उसको भी आप लड़ाई करने के लेके चल दोगे कि चल यार धमका के आता हूँ, डरा कर आता हूँ, क्या पता गलती से चला भी तो। सेम चीज़ यही है। और हमने उस लक्कड़ को, लाठी को रखा है किस लिए था घर में, अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, कि सेफ्टी रहेगा, कोई आएगा तो हम देख लेंगे भाई लड़ाई वड़ाई करना चाहिए नहीं, वो मतलब अपनी बचाव के लिए रखा था, ठीक है। बट हम लेके जाते हैं वहाँ पर और सामने वाले को लगता है यार इसके घर में रखा हुआ है, क्या पता मुझे ना मार दे, वो भी ला के रखता है। तो इस तरह की जो प्रतिद्वंदता होती है उसमें कारण अक्सर हमें लड़ाई का सामना करना पड़ता है। समाचार पत्र, ये समाचार पत्र का भी बहुत बड़ा रोल रहा दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का। किस प्रकार से, जो समाचार पत्र थे वो जनमत को विषैला बना रहे थे। समाचार पत्रों में अक्सर ऐसी चीज़ें पब्लिश होती थी जिसके कारण से लोगों के मन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की मतलब उम्मीद जग रही थी कि होगा ही होगा, ठीक है। वो एग्रेसिव आर्टिकल्स लिखा जाते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, किसी की तरफ भड़काऊ भाषण कि जर्मनी ने इसके ऊपर हमला कर दिया। तो अगर मान लो मैं फ्रांस में रहता हूँ और मुझे पता चले कि जर्मनी ने मेरे उसको छीन लिया, तो हम क्या करेंगे भाई, जर्मनी के खिलाफ गुस्सा भड़केगा हमारे अंदर कि भाई अभी जर्मनी को जाकर मारूंगा, ऐसा होगा। हमारे साथ भी इंडिया में यही होता है ना कि पाकिस्तान का पता चलता है उसने हमें सीज फायर किया है, तो हमें गुस्सा आता है कि भाई सीज फायर कैसे कर दिया, हमारे सैनिकों को कैसे मार दिया, फिर हम गुस्सा उसके ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर भड़काऊ मीडिया का रोल होता है, जो भी होता है। सेम इसी तरह से समाचार पत्रों का जो रोल था वहाँ पे बहुत बड़ा रोल उभर कर सामने आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसके कारण से युद्ध होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा भी एक कारण बनती है। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा क्या होता है दोस्तों, साम्राज्यवादी मतलब मान लो मैं रहता यहाँ हूँ पर मैंने क्या किया, इधर आकर यहाँ पे भी कब्जा कर लिया किसी का जमीन, फिर इधर आकर मैंने इधर भी कब्जा कर लिया, इधर जाकर इधर भी कब्जा कर लिया, इधर जाकर इधर, इस तरह की जो नीति होती है ना कब्जे वाली, ठीक है, जिसे हम साम्राज्यवादी कहते हैं। जैसे इंग्लैंड, क्या इंग्लैंड तो दूर था हमसे, बहुत दूर था, पर उसने इंडिया में आया, यहाँ पे कब्जा कर लिया, हमें गुलाम बना लिया, ठीक है। और भी विश्व को, पूरे विश्व को गुलाम बना के बैठा हुआ था। तो उस समय जो पूरे विश्व के अंदर में जो साम्राज्यवाद था, साम्राज्यवाद पे एकाधिकार, मतलब एक तरह से एकाधिकार जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस का था, ठीक है। कोई और देश का साम्राज्यवादी नहीं था, सिर्फ इंग्लैंड और फ्रांस के थे। अब जर्मनी भी चाहता था कि वो भी साम्राज्यवादी का विस्तार करे, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा करे। तो विश्व के अंदर में लगभग ऑलमोस्ट सभी देशों पे इंग्लैंड और फ्रांस का अधिकार था, जर्मनी के पास नहीं था। तो अब जिस पे भी करता तो इसके कारण से डायरेक्टली टक्कर होती थी इंग्लैंड और फ्रांस से। तो और साम्राज्यवादी में प्रतिस्पर्धा होने लगी कि भाई वो 4 देश कर रहा है तो मैं 2 क्यों करूँ, मैं भी 4 करूँगा, ठीक है। इस तरह से गुलाम बनाना एक दूसरे देश को, जैसे हम 200 सालों तक इंग्लैंड के गुलाम रहे। तो ये साम्राज्यवादी जो प्रतिस्पर्धा थी ये भी कारण बनती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का।
आगे बात करते हैं केसर विलियम का चरित्र। ठीक है, केसर विलियम जो थे उनकी जो मतलब तानाशाही नीति थी, इस तरह की जो नीति थी, वो भी एक कारण बन जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का। ठीक है, इटली की नीति की अगर बात करोगे दोस्तों कि इटली की क्या नीति थी, तो जैसे कि इटली, आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि बिस्मार्क ने 1871 में इटली के साथ संधि करता है। ठीक है, 1871 में इटली जर्मनी के साथ संधि कर लेता है, जिसमें क्या होता है, बिस्मार्क के साथ, बिस्मार्क जर्मनी का शासक था, उसके साथ संधि कर लेता है। और वो संधि के अंदर में क्या होता है कि अगर मेरे ऊपर, जर्मनी के ऊपर या इटली के ऊपर कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली युद्ध का हमला होता है, कोई भी हमला होता है, तो जर्मनी के ऊपर माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इटली के ऊपर किसी ने हमला किया तो जर्मनी के ऊपर माना जाएगा, जर्मनी के ऊपर हमला हुआ तो इटली के ऊपर माना जाएगा, और इटली भी उसका साथ देगा युद्ध में। इस तरह से कर ली गई संधि। ठीक है, जो इस तरह की नीति थी, अंदर ही अंदर दूसरों से संधि करना। ठीक है, इधर उसने मित्र राष्ट्र से भी संधि कर ली, दूरी राष्ट्र से भी संधि कर ली, तो उसके कारण से जो ये नीति थी, उसके कारण से भी युद्ध होती है दोस्तों। ठीक है, ये नीति भी युद्ध का कारण बन जाता है। आगे अगर आप बात करो तो रूस और ऑस्ट्रिया की शत्रुता, जैसे कि दोस्तों आपको एक यहाँ पे नीचे में आप आगे पढ़ोगे, मैं बताऊंगा तत्कालिक कारण के अंदर में कि किस तरह से तत्कालिक कारण का इंपॉर्टेंट था। सबसे मेन जो कारण बनता है युद्ध का शुरुआत होने का, तत्कालिक कारण बनता है। रूस और ऑस्ट्रिया की शत्रुता किस प्रकार से दोस्तों, इसकी अगर बात करो तो रूस के राजकुमार की हत्या होना। ठीक है, और जिस देश के ऊपर ऑस्ट्रिया के राजकुमार का जो शक था, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उसका जो हत्या हुई, जिस देश पर ऑस्ट्रिया को शक था कि इसने हमें हत्या करवाई है, साइबेरिया। ठीक है, उसको रूस सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, उसको रूस सपोर्ट कर रहा था कि नहीं ये नहीं कर रहा, उसको आ रहा था। ठीक है, एक तरह से युद्ध के लिए कर रहा था। ऑस्ट्रिया ने कुछ मांगे रखी उस देश के सामने कि आपने हमारे राजकुमार की हत्या करी है, इस मांग को पूरी करो, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ युद्ध करेंगे। रूस ने मानने से इनकार कर दिया। रूस ने उसको भड़काया और कहा कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम इसको मत मानो। ठीक है, जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, और इनकी शत्रुता ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन बन जाता है। उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद दोस्तों, जैसे कि एक तरह से मतलब जो लोगों के अंदर में इस तरह की भावना जागृत होना कि हमें दबाया जा रहा है। ठीक है, जैसे जर्मनी था, शुरू से उसकी आकांक्षा थी, ठीक है, सपना था कि वो विश्व के अंदर में सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बने। ठीक है, जिसके कारण से उसको देश के अंदर में ही उग्र राष्ट्रवाद जन्म हो जाता है। ठीक है, और अलग अलग तरह से रूस के अंदर में भी होता है, जर्मनी के अंदर में भी इसी तरह की भावना जागृत होती है। ऑस्ट्रिया के अंदर में जब राजकुमार की हत्या होती है तो उसमें भी जागृत हो जाती है। ये सारा चीज़ भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का रीज़न बनता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव, उस समय दोस्तों कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संस्था वर्क नहीं कर रही थी। जिस तरह अभी पता है आपको कि यूएनओ करके हमारी अभी संस्था है जो किसी भी तरह के युद्ध के लिए जिम्मेदार होती है, कि शांति स्थापित करना, ये सब उसके मेन मोटिव है। तो वहाँ पे उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संस्था नहीं थी जो ये गाइड करे कि भाई अभी युद्ध नहीं करना है और युद्ध कब करना है। ठीक है, इस कारण से भी एक युद्ध होने का कारण बनता है। समझ में आता है। गुप्त कूटनीति, जैसे कि मैंने दोस्तों बताया कि बिस्मार्क, जर्मनी से इटली ने भी संधि कर ली, ऑस्ट्रिया ने भी संधि कर ली, जब बिस्मार्क ने क्या किया, गुप्त तौर पे रूस से भी संधि कर ली। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे देशों से संधि कर ली। ठीक है, उस संधि के अंदर में क्या होता था कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से अगर हमला होता है तो आपके ऊपर माना जाएगा और आप हमें सपोर्ट करोगे। ठीक है, इस तरह से माना गया। ठीक है, ये था। और उसी तरह से फ्रांस ने भी क्या किया, अलग अलग देशों से संधि कर ली, रूस से कर ली, अलग अलग देशों से संधि कर ली, जिसके कारण से सारे आपस में उलझ गए। ठीक है, ये एक कारण बनता है युद्ध होने का, ये भी। ठीक है, जिसके कारण से एक देश मतलब जापान और जर्मनी और फ्रांस का युद्ध था, सिर्फ जर्मनी और फ्रांस का युद्ध था, पर पूरे विश्व सम्मिलित हो गए इस युद्ध के अंदर में। ठीक है, समझ में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों तत्कालिक कारण का। तत्कालिक कारण जिसके अंदर में क्या होता है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या करवाना। ठीक है, जहाँ से युद्ध का घोषणा होता है, युद्ध की शुरुआत होती है, जो युद्ध का तत्कालिक कारण बनता है, मतलब एक रीज़न। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दो दोस्तों कि आपको मान लो ए का बी के साथ लड़ाई है। ठीक है, बहुत समय से लड़ाई है। अब ए क्या सोच रहा है कि एक ऐसा मौका मिले जिससे मुझे बी को मारने का मौका मिल जाए, मतलब एक ऐसा कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जिससे मैं बी को मार सकूं। तो एक दिन ए जा रहा होता है, ठीक है, एक दिन ए जा रहा होता है बी की गली से ए अब गुजर रहा है। गुजरते समय क्या होता है कि गलती से बी छींक देता है। मान लो आपको खांसी आ गई, छींक दिया उसने, तो अब ए को लगता है इसने गलती किया है। अब उसको एक बहाना मिल गया, छींकने से कोई दिक्कत नहीं है, बट वो गलती से छींक देता है। अब वो ए उसको मार देता है पकड़कर। ठीक है, तो सेम यहाँ पे एग्जाम्पल था, सेम यहाँ पे ऑस्ट्रिया के भी साथ भी यही करता है। ऑस्ट्रिया के जैसे राजकुमार की हत्या होती है, ठीक है, और उसने युद्ध की घोषणा कर देता है। तो युद्ध की घोषणा जिसके ऊपर करी उसके साथ किसी और की संधि है तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा। अगर ऑस्ट्रिया जा रहा है युद्ध के लिए तो जर्मनी भी आएगा क्योंकि जर्मनी संधि किया है। जर्मनी जा रहा है तो इटली भी आएगा क्योंकि इटली ने भी संधि किया है। तो इस तरह से सारी चीज़ें एक दूसरे से बंधी हुई थी दोस्तों। अब हम तत्कालिक कारण को थोड़ा डिफाइन करते हैं, समझते हैं थोड़ा विस्तार में, जिससे आपको सही से समझ में आए।
ऑस्ट्रिया के युवराज थे फर्डिनेंड, फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या की गई। ठीक है, गोली मार कर हत्या कर देती है इनको और इनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। ये हत्या कब होती है? तो 28 जून 1914 को एक आतंकी संगठन जिसका नाम होता है काला हाथ, उसने करी। इसके अंदर में सर्व प्रजाति के एक बोस्नियाई युवक ने हत्या करता है, उनके राजकुमार और उसकी पत्नी को। राजकुमार का नाम याद रखना, ठीक है, फ्रांसिस फर्डिनेंड इनका नाम होता है। ठीक है, और ये घटना सर्बियाई जो मतलब होता है उत्तरदायित्व मतलब मानने से इनकार कर देता है। जो मतलब ऑस्ट्रिया होता है उसको शक होता है कि सर्बियाई ने इस हमला करवाया है, सर्बियाई ने मरवाया है, ठीक, हत्या करवाई है, पर सर्बिया इसका उत्तरदायित्व नहीं लेता है। शुरुआत में वो लेने के लिए तैयार हो जाता है, पर रूस के कहने पर वो इनकार कर देता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया क्या करता है, कुछ सूची देता है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, आप इस सब चीज़ों को मानो, ठीक है, मेरा शर्त है, अगर नहीं मानोगे तो मैं आपके खिलाफ युद्ध करूंगा। और ऑस्ट्रिया उस समय बहुत पावरफुल कंट्री था एक तरह से। ठीक है, पर ऑस्ट्रिया के कहने पे मतलब ऑस्ट्रिया शर्त तो देता है, पर सर्बियाई रूस के कहने पे मना कर देता है, जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। आगे बात करें दोस्तों, जब सर्बियाई मना कर देता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ अन्य राष्ट्रों ने अपने गुटों के समर्थन में युद्ध में सम्मिलित हुए। अब देखो, अब मान लो ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इटली तीनों का आपस में संधि है कि अगर किसी के ऊपर भी हमला होता है तो वो दोनों देशों बाकी देशों पर भी माना जाएगा। अब ऑस्ट्रिया युद्ध के लिए गया क्योंकि उसके राजकुमार की हत्या हो गई। ठीक है, तो उसके कारण से ये दोनों भी जाएंगे। और सर्बिया के साथ रूस का हस्ताक्षर है, तो अगर रूस आ रहा है तो सर्बिया जा रहा है तो रूस भी आएगा, रूस आ रहा है तो फ्रांस के ने हस्ताक्षर किया तो फ्रांस भी आएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा विश्व एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, इसके कारण से वर्ल्ड वॉर बन गया, नहीं तो सिर्फ ऑस्ट्रिया और सर्बिया का ही युद्ध रहता ये, अगर ये संधियां नहीं हुई होती तो। आगे बात करते दोस्तों, तो रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। ठीक है, अगस्त में जापान, ब्रिटेन आदि की ओर से और कुछ समय बाद उस्मिया और जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है, इस तरह से मतलब दोस्तों एक दूसरे राज्य, सारे राज्य मतलब एक दूसरे की तरफ से शामिल हो रहे थे। अब जैसे पता क्या होता है, एक एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया ए और बी की लड़ाई हो गई, अब गली में ज़्यादातर छींक दिया, लड़ाई हो गई। अब मान लो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों लड़ने के बाद ए वाले बंदों को पता चला, मामा के लड़के को, ताऊ के लड़के को, इसको आज पता चला, इसको कल पता चला, इसको परसों, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे बात फैली, ये भी आया लड़ने के लिए, ये भी आया, ये भी आया, इस तरह से इसके वाले को भी इधर इधर बंदों को पता चली, ये भी आए, ये भी आए, मतलब एक टाइम पे नहीं पर धीरे धीरे टाइम पे सारे इकट्ठे हुए। तो इस तरह से सारा चल रहा था दोस्तों, समझ में आता है। आगे बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के ऊपर में, तो अमेरिका शुरुआत में इस युद्ध में शामिल नहीं होता है, बहुत बाद में अमेरिका आता है। ठीक है, तटस्थता की नीति अपनाया होता है, जिसमें वो दूर खड़ा होकर देख रहा होता है कि क्या चल रहा है, जहां पे उसको लगता है कि एंट्री अब करनी चाहिए तब वो एंट्री करता है। तो 6 अगस्त 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा मिलिट्री पावर बनकर उभरता है। ठीक है, सबसे बड़ा सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर बनकर उभरता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही 11 नवंबर 1918 को होती है। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है 11 नवंबर 1918 को ये हो चुकी होती है। 18 जून 1919 को पेरिस में मतलब समाप्ति होने के बाद 18 जून 1919 को पेरिस में एक शांति सम्मेलन होता है, जिसमें 27 देश भाग लेते हैं। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन जिसे हम कहते हैं, पेरिस शांति समझौता, पेरिस शांति सम्मेलन। आगे मैं करवाऊंगा अभी कि पेरिस शांति सम्मेलन है क्या। ठीक है, आगे की सीरीज में मैं वीडियो इसका जरूर कराऊंगा। इसके अंदर में अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्साई की संधि, पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर में ही एक वर्साई की संधि साइन होती है, जो 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ साइन की जाती है, जिसके अंदर में जर्मनी के शासक को लाया जाता है वर्साई। ठीक है, और वर्साई की संधि साइन करवाई जाती है जबरदस्ती। ठीक है, युद्ध के अंदर में हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड राशि की मांग की जाती है कि आपको हर्जाने के रूप में 6 अरब 50 करोड़ पाउंड भरना पड़ेगा। ठीक है, जर्मनी के जो भी लोहे के कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, स्टील होते हैं, उन सब पे रोक लगा दिया जाता है। जो कोयले होते हैं, कोल माइंस होते हैं, उनके ऊपर रोक लगा जाता है और उनकी सारी चीज़ों पर कब्जा कर लेता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, उनसे हर्जाने के रूप में कि आपने इतना इतना नुकसान किया है, ये आपका हर्जाना है, आपको ये भरना पड़ेगा। समझ में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना पर, मतलब जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बनता है, राष्ट्र संघ जिसे हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत होती है यहाँ पे। क्योंकि मैं जैसे कि आपको बताया था कारण के अंदर में कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नीति, कोई संस्था नीति जो लीड करे, सभी चीज़ को गाइड करे, शांति करवाए, तो इसके कारण से ये युद्ध होता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे हमारा दीन अब करके ग्रुप है, हमसे जरूर जुड़िए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम दोस्तों।